Assalamu alaikum. So our next topic is data organization and data analysis. लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं, उनको डिफरेंट हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। अब उन्हीं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए डाटा को हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उस पर एनालिसिस किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। Data organization and data analysis. Data organization and data analysis are important steps in biological method. Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experimentation. जो हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया था और उन पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम जब एक उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम है, डेट है या उसकी वैल्यूज़ हैं जो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा। अब उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं? टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ओके, एक हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस को जो साइंटिस्ट हैं कलेक्ट करते हैं ताकि वो उसको फॉर्मुलेट कर सकें, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं जो कि सिलेक्टेड होता है, जो बिल्कुल ठीक होता है। लास्ट वीडियो में इस पे हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। अब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स में, मैप्स में एंड डायग्राम्स के थ्रू उसको हम फॉर्मेट्स को यूज करते हुए डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद डाटा को एनालिसिस किस तरह किया जाता है डाटा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, टू वैल्यूज के दरमियान हमने रिलेशन निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, उसको हम लिखेंगे टर्म्स ऑफ कोशेंट ए ओवर बी। इसको हम कहते हैं ये उसकी रेशियो है। इसको डिनोट किया जाता है या तो डिवीजन के साइन से या फिर कॉलन के साइन से, इस साइन से। ओके, इसको हम कहते हैं कॉलन। अब जब दो वैल्यूज की हमने रेशियो फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं ए रेशियो बी। फॉर एग्जाम्पल, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज 1:3। यानी कि ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया 50 एंड द रेशियो बिटवीन 150 नॉर्मल पर्सन। उसके बाद हम कॉलन का साइन डाल के देन हम 3 मेंशन करते हैं। ये एक रूल होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाने के लिए हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन मींस टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज। मतलब हमने टू इक्वल रेशियोज को फाइंड आउट करना है। इसको हमने इक्वालिटी के साइन के साथ, जो इक्वल्स का साइन हम यूज करते हैं, उसके साइन से डिनोट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 3 रेशियो डी। ओके, अब ये दो रेशियोज के दरमियान की प्रोपोर्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वल्स की जगह हम 2 दफा कोलन सेंटर में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं इट मींस इट्स आल्सो डिनोटेड प्रोपोर्शन। ओके, अब हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज को हमें पता है और फोर्थ को हमने कैलकुलेट करना है, यानी x हमने फाइंड करना है। वेरी सिंपल रूल। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। A biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he uses the proportion rule. अब हमें 3 वैल्यूज का पता है। ठीक है, हमें पहले पता था कि 20 स्पैरोज में से 14 को मलेरिया था। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 100 में से कितनी स्पैरोज हुई जिनको मलेरिया था। टोटल 100 थी, उनमें से कितनी स्पैरोज ऐसी है जिनको मलेरिया था। अब ये हम इस प्रोपोर्शन के रूल से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले है फर्स्ट रेशियो, यानी कि 14:20। हमें पता है कि 14 आउट ऑफ 20 में से जो सी स्पैरोज थी उनको मलेरिया था। सेकेंड रेशियो क्या है? x रेशियो 100, यानी हाउ मैनी आउट ऑफ 100 हमने फाइंड आउट करना है। ओके, इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? 14:20
proportion, or you can say equals to x ratio 100. अब हमने x यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है। x ओवर 100 हो गया इज इक्वल्स टू 14 ओवर 20। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 20 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 100 14 के साथ। यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 के नीचे जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 100 को जब हम 20 पर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा उसको हमने 14 पर जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर निकल आया, x की वैल्यू निकली, दैट इज 70। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। So this is the statistics are thus a means of summarizing data through the calculation of mean value. This step is very important as it transforms raw data into information which can be used to summarize and report results. This is very easy. यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, देन x को फाइंड आउट किया और 20 को 100 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यानी कि 70 स्पैरोज ऐसी थी जिनको मलेरिया डायग्नोज हो गया था। ओके, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। Biological method also involves the use of applied mathematics to solve biological problems. Major biological problems in which knowledge of mathematics is used include gene finding, protein structure, and protein-protein interactions, etc. Bioinformatics refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data. So यहाँ पर हमारा chapter 2 complete हो जाता है। Any question or you can ask, if you need these slides so you can ask. So this is all about today. Thank you very much. Inshallah we'll meet soon in the next chapter. Allah Hafiz.